और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। सीट और उम्मीदवार पर लालू यादव ही लेंगे फैसला। सिंबल बांटने का काम भी आरजेडी प्रमुख लालू यादव ही करेंगे। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में लालू यादव को अधिकृत किया गया है। तो आरजेडी महागठबंधन की प्रमुख पार्टी और सीट और उम्मीदवारों पर फैसला लालू यादव ही लेंगे। बतौर पार्टी अध्यक्ष सिंबल बांटने का काम भी आरजेडी प्रमुख ही करेंगे। 44 सीटों पर उम्मीदवार, आज ये माना जा रहा था कि उनके नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। एक के बाद एक आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, बिहार के लिए वादों की बौछार कर रहे हैं और इन सबके बीच सिंबल बांटने का काम लालू यादव करेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श किया गया है उम्मीदवारों के नाम को लेकर के। 2005 के बाद से दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो आरजेडी सत्ता से लगातार बाहर रही है और दोनों मौकों पर नीतीश कुमार के साथ जाने की वजह से सत्ता में आई। लेकिन 2025 में आरजेडी की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि महागठबंधन आरजेडी के दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो पाए और इसके लिए उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया गया है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की ये बैठक हुई और सिंबल बांटने का काम भी लालू यादव ही करेंगे। साथ ही साथ सीट और उम्मीदवार पर फैसला भी लालू यादव ही लेंगे। हम लोग का जो संगठन का है, अपने अपने क्षेत्र में लोग जाएंगे, काम करेंगे संगठन पर। जो हमारे कार्यकर्ता है उस सबको भी निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ इस बार की चुनाव जो है कि जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हम लोग को। तो ईमानदारी के तरह जैसे कार्यकर्ता जुझारू बन करके काम करे क्षेत्र में, और लोग होता है कि किसी को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी जताते हैं, लेकिन सरकार बनाइए, हर सूरत में सरकार बनना चाहिए। आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, नेता लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हैं, पार्टी का निर्देश होगा तो लड़ेंगे। हो गई है। ये मैंने कहा कि हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो। हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। एबीपी संवाददाता शशांक कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। शशांक, लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया, सिंबल बांटने की जिम्मेदारी दी गई है, ये सब बातें औपचारिकता भर रही थी, लेकिन क्या कुछ अहम फैसले हुए हैं सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस बैठक की यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट एवं कैंडिडेट के चयन एवं सिंबल बांटने तक का काम भी जो है वो लालू प्रसाद यादव करेंगे। उनको इसके लिए अधिकृत किया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से जो है वो एक्टिव हो गए हैं। ये जो बैठक है राबड़ी आवास में हुई है, आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है और उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो अब फाइनल की जा रही है। और आपको मैं बता दूं, कल जो है हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हो सकता है और कल देर रात तक पहले चरण को लेकर आरजेडी की जो उम्मीदवारों की सूची है वो भी जो है वो जारी हो सकती है। बिल्कुल, तो पहली सूची जारी हो सकती है और इसको लेकर के ये पूरा फैसला लिया गया है कि लालू प्रसाद यादव ही सिंबल बांटेंगे, उम्मीदवारों के नाम का फैसला भी लेंगे। बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार चुनाव पर महागठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फिर से पेच फंस गया है। बिहार में आरजेडी से 12 सीटें मांग रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। आरजेडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। वहीं भाकपा माले ने भी आरजेडी का 19 सीटों का ऑफर ठुकरा दिया है। बिहार की 30 सीटों पर अड़ी है सीपीआई एमएल। तेजस्वी को सूची दी गई है तो एक और वामपंथी पार्टियां वो ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं, दूसरी ओर जेएमएम जो कि झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है लेकिन बिहार में भी ज्यादा सीटें चाहती हैं, लेकिन 2 सीटों से ज्यादा जेएमएम को देने को तैयार नहीं है, जबकि 12 सीटें मांग रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो सहयोगियों को लेकर के महागठबंधन में जो सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन फिर से एक छोटा सा पेंच निकल आया है। अब देखना है कि जेएमएम को कितनी सीटें देती है आरजेडी। वहीं वामपंथी पार्टियां भी अब ज्यादा सीटों को लेकर के दबाव बना रही हैं। महागठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। तो आज आरजेडी की बैठक हुई है, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और पहली लिस्ट आने की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन महागठबंधन को लेकर एक बार फिर से जो साझेदार दल हैं वो ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रहे हैं। महागठबंधन में भी एनडीए की तरह ही यहां पर पावर गेम शुरू हो चुका है, दबाव की राजनीति चल रही है।
और अब बात बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाली ज्योति सिंह की। अभिनेता से नेता बने पवन सिंह की पत्नी ने इन दिनों उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लखनऊ में हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बाद अब लड़ाई पटना तक पहुंच चुकी है। आज पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मीटिंग पर सबकी नजरें टिकी थी। पवन से झगड़े के बीच इस मुलाकात को सबने सियासी नजरिए से देखा। हालांकि पीके और ज्योति दोनों ने इस मुलाकात को राजनीति के बजाय सामाजिक बताया, बिहार की बहन बेटियों से जुड़ा मुद्दा बताया। लेकिन सच यह है कि चुनावी माहौल के बीच इस मुलाकात ने सियासी हलचल तो मचा दी है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति से मिलकर प्रशांत किशोर बोले हैं, पवन भी हमारे मित्र हैं, पारिवारिक मामले पर नहीं बोलेंगे। प्रशांत किशोर ने यह बात कही है। ज्योति से चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हर मुश्किल वक्त में ज्योति के साथ खड़ा रहूंगा, प्रशांत किशोर ने यह भरोसा जरूर दिया है। दरअसल पवन सिंह ने यह आरोप लगाया था कि ज्योति सिंह किसी भी हालत में विधायक बनना चाहती हैं और वो चुनाव लड़वाने के लिए दबाव डाल रही थी। और पवन सिंह ने जब इससे इनकार किया तो उन्होंने पूरा ये ड्रामा रचा था और पति पत्नी के बीच विवाद और विधायक की सीट को लेकर के ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। इन सब के बीच प्रशांत किशोर से ज्योति सिंह की मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन पहले प्रशांत किशोर और उसके बाद ज्योति सिंह दोनों ने कहा है कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं, कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो। वहीं ज्योति सिंह ने भी पीके से मुलाकात को गैर राजनीतिक बताया है। हालांकि ये जरूर कहा कि वो महिलाओं की आवाज बनना चाहती हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये चर्चा बढ़ गई है कि अब ज्योति पवन सिंह के खिलाफ खुलकर सियासी मैदान में भी मोर्चा खोलने वाली हैं। कोई बात नहीं है यहाँ पे, चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही हैं महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो चुका है और यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। वेनेजुएला के नेता को नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ना जाने कई बार एक साथ पहले 7 और अब 8 युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं। वो बार बार कहते रहे कि नोबेल पुरस्कार तो उन्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप को पुरस्कार दिए जाने की पैरवी कई देशों के राजनेताओं ने की थी, जिसमें पाकिस्तान, इजराइल, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया और रवांडा ने ट्रंप के पक्ष में समर्थन जताया था। लेकिन वेनेजुएला की मारिया मचाडो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में मारिया वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूट गया। नोबेल पुरस्कार जिसके लिए लगातार वो पिचिंग कर रहे थे, वो उनके हाथ नहीं लगा है। ये अब ऑफिशियल हो चुका है। मारिया मचाडो को यह सम्मान दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार इच्छा जता चुके थे। अलग अलग मंच से, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी सीधे सीधे बयानों के जरिए ये दावा कर रहे थे कि शांति के लिए जितना काम उन्होंने किया है उतना दुनिया के किसी नेता ने, न मौजूदा न अतीत में किसी नेता ने किया है। लेकिन नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी करते रहे थे कि वे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। वो युद्ध नहीं रुक पाया, लेकिन हमास और इजराइल के बीच चल रहा घमासान रुकवाने में उन्हें जरूर कामयाबी मिली। और ऐसे में दावा कर रहे थे नोबेल शांति पुरस्कार पर, लेकिन नहीं मिल पाई। ये नोबेल कमेटी ने ट्रंप के तमाम दावों को दरकिनार कर दिया है। मारिया मचाडो को यह सम्मान दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने तमाम दावे किए, हालांकि दावा तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध रुकवाने का किया था, जबकि भारत ने साफ साफ इससे इनकार किया था। ऐसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया था। नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने से लगभग 12 घंटे पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता था अवार्ड उन्हें ही मिलेगा। व्हाइट हाउस में उन्होंने फिर से युद्ध रुकवाने का दावा भी किया था। Mr. President, how do you rate your chances of winning the Nobel Peace Prize tomorrow? Well, I don't know. Look, I made
7 deals, and now it's 8. Solved the wars, one going 31 years, one going 34 years, one going 35 years, one going 10 years. I made 7 deals. This would be number 8, but they'll have to do what they do. Whatever they do is fine. I know this. I didn't do it for that. I did it because I saved a lot of lives. And that's the thing that bothers me so much about the Russia-Ukraine. 7,000 people are dying a week. Young soldiers. They're almost all soldiers of Ukraine and Russia. So in theory, it doesn't affect us, no, but it's a terrible thing. राजधानी दिल्ली के मोरी गेट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक डीटीसी बस धू धू कर जलने लगी। हालांकि राहत की बात यह है, इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि आग कितनी भयंकर है। आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि मोरी गेट गोल चक्कर के पास पहुंचते ही बस में अचानक आग लगी। उस समय कुछ सवारियां इस बस के अंदर मौजूद थीं। जैसे ही कंडक्टर और ड्राइवर को पता चला, उन्होंने पहले सवारियों को उतारा और दमकल को खबर दी। भयंकर आग की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर यहां पहुंचकर काबू पाया। राहत की बात यह रही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई घायल नहीं हुआ। बीच सड़क पर डीटीसी की बस धू धू करके जलती हुई नजर आ रही है। जब तक दमकल की टीम यहां पर पहुंचकर आग को बुझाती, तब तक बस जल करके स्वाहा हो चुकी थी। खबर यूपी के झांसी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर था। लेकिन 2 पुलिसकर्मी कार में बैठकर जान छलका रहे थे, वो भी एसएसपी ऑफिस के ठीक बाहर। जब उन्हें लोगों ने टोका, तब भी वो नहीं माने। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी यह करतूत मोबाइल में कैद कर ली और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ तो एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया और जांच बिठा दी। इन दोनों में एक हेड कांस्टेबल है जिसका नाम राकेश बाबू यादव है, वहीं दूसरा पुलिसकर्मी सुभाष नाम का है जो पुलिस लाइन में तैनात है। तो पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी में बैठकर के जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए, लोगों के मना करने का भी कोई असर इन पर नहीं हो रहा था। पंजाब के जालंधर में बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुम्मन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गुरुवार को अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक आए। घुम्मन जालंधर के मॉडल हाउस स्थित अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी अचानक उनके कंधे की नस दब गई। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। उनकी उम्र महज 43 साल थी। वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और एक्टर भी थे। घुम्मन ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ हाल ही में टाइगर 3 में काम किया। इसके साथ साथ वे मिस्टर इंडिया भी रहे। कई पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। जानी मानी हस्ती थे, फिटनेस को लेकर एक आइकन थे, आयरन मैन के तौर पर मशहूर थे। लेकिन उनकी जान चली गई और ऑपरेशन के टेबल पर उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया है। ऑपरेशन के वक्त आए 2 हार्ट अटैक से घुम्मन की मौत हो गई और घर पर मातम पसरा हुआ है। वहीं जिस तरह से बॉडी बिल्डर घुम्मन की हार्ट अटैक से मौत का दावा किया जा रहा है, उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि किस तरह से उनकी जो मौत हुई है गुरुवार को अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में, ऑपरेशन के दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक आए और इस पूरे घटना को लेकर के उनके जो दोस्त हैं वो डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 हार्ट अटैक का जो दावा किया गया है, दोस्तों ने उस दावे पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि घुम्मन की बॉडी नीली पड़ गई थी। दोस्तों और डॉक्टरों के बीच बहस भी हुई। दोस्तों ने डॉक्टर से सीसीटीवी की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन वरिंदर सिंह घुम्मन की मौत से लोग सदमे में हैं। न सिर्फ जालंधर बल्कि पूरे देश में अब एक बार फिर से यह बहस शुरू हो गई है कि इतना फिट शख्स जो कि फिटनेस आइकन था, उसकी इस तरह से अचानक मौत हो जाती है। क्या यह सामान्य है? बात करते हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की। इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। आईपीएस पूरन कुमार केस में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। 6 सदस्यों की टीम आत्महत्या के मामले की जांच करेगी। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में यह जांच होगी। आईपीएस पूरन कुमार, जिन्होंने खुद को गोली मार करके अपनी जान दे दी,
इस मामले में बाकायदा 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। कई बड़े अधिकारियों का नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था। इस मामले में उनकी पत्नी की शिकायत के बाद अब डीजीपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कई और अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि एफआईआर पर भी आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत ने सवाल उठाए थे और अब परिवार ने सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद परिवार को 24 घंटे सुरक्षा देने के लिए परमानेंट सिक्योरिटी दी गई है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद परिवार जहां मांग कर रहा है कि हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इनकन्क्लूसिव है, उसमें जो कॉलम है अक्यूज का उसमें नाम नहीं है। वो मांग कर रहा है परिवार की उनका नाम जो है अक्यूज के तौर पे लिखा जाए। वहीं सुरक्षा की मांग जो है परिवार ने की है। तो अब हरियाणा पुलिस की तरफ से ये जो घर है अमनीत पी कुमार और वाई पूरन कुमार का, यहाँ चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में, वहाँ पे हरियाणा पुलिस की तरफ से एक परमानेंट सिक्योरिटी बूथ जो है वो लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये हरियाणा पुलिस की गाड़ी में ये सिक्योरिटी बूथ जो है यहाँ पे लाया गया है और इसको जो है अब इस घर के बाहर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि यहाँ पे परमानेंट सिक्योरिटी पर्सनल हरियाणा पुलिस के जो हैं वो डिप्लॉयड रहें। परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। जो ये सारा मसला हुआ है वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद जो है, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि इसमें हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उन्होंने और इसलिए परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है। वहीं आईपीएस पूरन कुमार की हत्या के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस दलितों पर अत्याचार का मुद्दा बना रही है। राहुल प्रियंका से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। वहीं अब अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने आईपीएस पूरन की पत्नी से मुलाकात की और कहा कि जब तक डीजीपी और एसपी का नाम आरोपी वाले कॉलम में नहीं दर्ज होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। खाना नंबर 7 है एफआईआर का, उसके अंदर जो दो ही प्राइम एक्यूज्ड हैं, डीजीपी हरियाणा और एसपी रोहतक, कि वो बाय नेम होने चाहिए। कॉपी है सुसाइड नोट की जो चंडीगढ़ पुलिस के पास है, उसकी कॉपी भी परिवार के साथ साझा किया जाए। देखिए अभी बातचीत जारी है और वो कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, त्रुटियां दूर हो जाएंगी। परिवार का कहना है कि उसके बाद ही वो फैसला लेंगे। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, संविधान को लागू हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी जाति आधारित प्रताड़ना जारी है। ये बहुत दुखद है और इसीलिए आज पूरा दलित समाज जो है, एससी समाज जो है वो इकट्ठा है कि ये अति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह की मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ देखिए श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि डरो मत, और इसीलिए हम सब इस के विरोध में हैं कि जिस प्रकार से जाति आधारित प्रताड़ना हो रही है हम उसके विरोध में हैं और जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। दिल्ली में जनसेवा सदन पर करवा चौथ का कार्यक्रम हो रहा है। करवा चौथ के कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। हमारे संवाददाता बलराम वहां पर मौजूद हैं, सीधे आपको वही ले चलते हैं। बलराम। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सीएम आवास पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो करवा चौथ का पर्व है वो मनाया जा रहा है। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और मुख्यमंत्री खुद पहली बार बतौर मुख्यमंत्री करवा चौथ पर्व का आयोजन कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर्व को लेकर के तैयारियां की गई हैं और भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लगातार पहुंच रही हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी सीएम आवास के अंदर करवा चौथ के पर्व को लेकर के की गई है और साथ ही भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस पर्व की तैयारी की गई है, किस तरीके से ये पर्व जो है वो आयोजित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे मुख्यमंत्री के आवास पर इस पर्व का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगी, कितना भव्य आयोजन है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री के निवास पर आकर पहली बार हमने ये सब कुछ देखा है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। आप भी इनवाइट हैं, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी आएंगी और उसके बाद आप लोगों के साथ जो पर्व है उसमें शामिल होंगी, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं महिला पार्षद हूँ, वार्ड 48 गुरु कृष्ण नगर से, मोनिका गोयल। और मुझे पहली बार ये मौका मिला है कि मुख्यमंत्री राज निवास पर आकर के ठीक है करवा चौथ तो बलराम, महिलाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजन में स्वागत उनका किया जा रहा है और वे काफी खुश है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव के बीच जेडीयू को तेजस्वी यादव का बड़ा झटका। जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं संतोष। पूर्व सांसद जगदीश के बेटे राहुल शर्मा भी आरजेडी में शामिल हुए हैं। घोसी से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं राहुल शर्मा। जेडीयू सांसद के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। चाणक्य प्रकाश रंजन को बेलहर से आरजेडी का टिकट मिल सकता है। सभी नेताओं ने तेजस्वी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। बिहार में चुनाव ऐलान के बाद दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है और इसी क्रम में आज तेजस्वी ने जेडीयू को झटका दिया और तेजस्वी ने अपनी मौजूदगी में 4 बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। इनमें पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, ये बड़ा नाम है और मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ ये चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार चुनाव से एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला तय हो चुका है। एनडीए में जेडीयू को मिल सकती है 102 सीटें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को मिल सकती है 101 सीट। एलजेपी के खाते में आ सकती है 25 सीटें। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल सकती है 8 सीट। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को मिल सकती है 7 सीटें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एलजेपी आर और हम की ओर से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर लग रहा है कि यह फॉर्मूला तय हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।